नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय एक ऐसे शख्स से बातचीत कर रही है जो पिछले 10 सालों से गुड़गांव के इलाके में मजदूरों के बीच में काम कर रहे हैं। शामवीर, आप जानते हैं कई इंटरव्यू हम लोग ले चुके हैं। अभी गुड़गांव के औद्योगिक इलाके में एक ऐसा मुद्दा उछला है यूनियन को लेकर के, जो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में बहस का सबब बन गया है और इसको लेकर के कानूनी जो जानकार हैं वो भी पशुपेश में पड़ गए हैं। मुद्दा है कि क्या यूनियन की सदस्यता किसी गैर परमानेंट वर्कर को, कैजुअल को दी जा सकती है क्या? क्योंकि मारुति सुजुकी जो कंपनी है, उसके ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है बेलसोनिका यूनियन, उसने अपने एक गैर परमानेंट या कैजुअल वर्कर को यूनियन की सदस्यता दी। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ गया है कि यूनियन की का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उसको क्यों न रद्द कर दिया जाए। इसी मसले पर हम शामवीर से बात करेंगे। शामवीर, क्या मसला है ये जिस तरीके से इनको सदस्यता इन्होंने दी, एक गैर परमानेंट, एक कैजुअल वर्कर को दी, और उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट क्यों इतना अति सक्रिय हो गया है कि यूनियन को का रजिस्ट्रेशन ही रद्द करने के लिए उसने नोटिस दिया है? ये 2021 में बेलसोनिका यूनियन ने ये तय किया कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मेंबरशिप देगी और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को उसके बाद मेंबरशिप दी। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मेंबरशिप देने के बाद मैनेजमेंट ने एक लेटर जो है लेबर डिपार्टमेंट को लिखा। उस लेटर के बाद लेबर डिपार्टमेंट ने इनको एक चिट्ठी भेजी यूनियन को। चिट्ठी में ये था कि आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर राजपूत, केशव राजपूत को क्या यूनियन का मेंबरशिप दिया? तो इन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ, हमने मेंबरशिप दी है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी वर्कर अगर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो यूनियन का सदस्य हो सकता है। 1926 में जब ये ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, उसमें वर्करों का ये डिवीजन नहीं था कि परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेनी, नीम, ये डिवीजन नहीं थे। तो जो भी वर्कर जो है कंपनी में काम कर रहा है वो यूनियन का मेंबर हो सकता है। इस बिहाफ पे इन्होंने यूनियन की मेंबरशिप दी थी। और एक सोचने की बात है कि 2016 में जब ये यूनियन स्ट्रगल करके अंदर गई थी, स्ट्रगल करने से पहले यूनियन में टोटल जो वर्कर थे वो 89 थे। कंपनी में टोटल 89 परमानेंट वर्कर थे। 400 वर्कर ऐसे थे जो लंबे समय से ट्रेनी के तौर पे कंपनी में काम कर रहे थे, और 400 से के आसपास लगभग वो वर्कर थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर थे। अब जब कंपनी में 89 वर्कर थे, तो जब इन्होंने यूनियन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया तो उसके बाद 45 वर्कर को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। जो कैजुअल वर्कर थे, ट्रेनी वर्कर थे, जो यूनियन के सपोर्ट में आ रहे थे, लगभग 100 के आसपास उन वर्करों को भी कंपनी से निकाल दिया। 2016 में जब ये लोग कोर्ट कचहरी सब जगह घूम आए, कोर्ट में ये समझौता हो गया, और वर्कर के उस समझौते, कोर्ट में जो डिसीजन था, हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसको इम्प्लीमेंट करने से जिला प्रशासन ने मना कर दिया। तब इनको ये समझ में आया कि हमारी एकता, अगर क्लास के स्तर पे हम फैक्ट्री में एकजुट होंगे तब हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा कॉमन जो है दुश्मन मैनेजमेंट है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी जो है हमारे बराबर ही मशीनों पे वही काम कर रहा है जो हम काम कर रहे हैं। तब इन्होंने मई को 1 मई 2016 को अपनी आम सभा जो है पब्लिक मीटिंग की, और उस पब्लिक मीटिंग में जो है अपनी क्लास यूनिटी का ऐलान किया कि हम क्लास के तौर पे यूनिफाइड हैं और हम क्लास के तौर पे अपने अधिकारों को लेके लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने 8 घंटे की एक भूख हड़ताल की और अपनी लड़ाई का आगाज किया कि हम क्लास के तौर पे फैक्ट्री के सभी वर्कर मिलके जो है लड़ाई लड़ेंगे। चाहे कैजुअल हो, चाहे कैजुअल, परमानेंट, ट्रेनी, सभी वर्कर जो है एक साथ बैठे थे, और वो काफ़ी जो है सफल 8 घंटे की भूख हड़ताल थी। वो एक तरह से रिहर्सल था अपने संघर्ष को आगे ले जाने का, कि भाई अगर ये शासन, सत्ता, प्रशासन कुछ भी नहीं दे रहा है तो हम लोग मिलके लड़े। तब उसके बाद कंपनी प्रबंधन जो है को झुकना पड़ा, सभी वर्करों को फुल बैक वेजेस के साथ उनको वापस लेना पड़ा, और कंपनी में 400 ट्रेनी को परमानेंट किया। उसके बाद बेलसोनिका यूनियन ने अपना 3 साल का जो मांग पत्र था उसको सरेंडर किया और कहा कि हमारे सभी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को परमानेंट किया जाए। तो 168 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो है परमानेंट किए गए।
बचे हुए 130 के आसपास जो वर्कर थे, उनके बारे में कंपनी ने ये कहा था इनको हम निकालेंगे नहीं कभी, इनका 6 महीने में कोई टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम लेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं। पिछले निगोशिएशन में भी जो त्रैवार्षिक समझौता हुआ, 10 वर्कर जो है इन्होंने उनमें से और परमानेंट करवाए। अब सवाल ये है कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को इन्होंने जो मेंबरशिप दी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, ये लेबर डिपार्टमेंट का काम है, कंपनी उसको चिट्ठी लिख रही है और लेबर डिपार्टमेंट से जो इनको नोटिस आता है, जैसे रिटर्न ये भरेंगे, रिटर्न टोटल वर्कर का भरते हैं, किस वर्कर को दिया, उसका नाम क्या है, ये कैसे लेबर डिपार्टमेंट को पता चला? ये कंपनी से जो है उसको पता चला। यानी कंपनी ने लेबर डिपार्टमेंट को शिकायत की कि यूनियन ने अपने ही संविधान के खिलाफ जाकर के एक गैर परमानेंट वर्कर को यूनियन का सदस्य बनाया है और इसलिए इनकी जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, उसको समाप्त किया जाए। ये अपील मैनेजमेंट ने की है। हाँ, मैनेजमेंट ने ये अपील की, जबकि ये मैनेजमेंट का कोई काम ही नहीं बनता, यूनियन के कामों में सीधे हस्तक्षेप है। और लेबर डिपार्टमेंट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने जो चिट्ठी दी है, जो स्कॉट का जो एक कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, वो इस चिट्ठी से के मैटर से कोई मेल ही नहीं खाता है। और आपको बता दें कि इससे पहले रिचा कंपनी जो काशीपुर में थी, उसने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मेंबरशिप दी, लेकिन कहीं ये इशू नहीं बनाया गया। अब ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको इशू बना रहे हैं। यानी कि ये एक मुद्दा जो है एक किस्म से कानूनी बहस का भी मुद्दा है, क्योंकि अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि भाई यूनियन में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन लोग नहीं शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये मुद्दा जो है कानूनी बहस से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ऑटोमोबाइल की जो कंपनियां हैं, सरकार ने लेबर कोड जो है लेके आई, 98 में सेकेंड लेबर लॉ कमीशन गठित किया, 2002 में उसकी रिपोर्ट आई। उसकी रिपोर्ट के बाद 2 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद 5 साल मोदी की सरकार रही, उसने लागू नहीं किया। दोबारा से जब ये जो है NDA 2 की सरकार आई, तब उसने लेबर कोड को संसद से पास किया। अब लेबर कोड पास करने के बाद भी अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, लेकिन एक काम इन्होंने किया, इन्होंने राज्य सरकारों ने एक कानून पास किया, जैसे महिलाओं को रात्रि की पाली में काम करने का कानून पास किया। केंद्र सरकार ने ये नीम ट्रेनी और FT फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये कानून पास कर दिया, तो लेबर कानून को जो है पैरालाइज करने का काम किया। अब 300 वर्कर वाला जो कानून पास किया है, उस कानून के तहत कि किसी कंपनी में 300 से कम वर्कर हैं तो कोई कानूनी बाध्यता नहीं है रिट्रेंचमेंट करने के लिए। लेकिन ऑटोमोबाइल की जो कंपनियां हैं, उनमें ये संभव नहीं है। अगर एक एक पार्ट भी बनाए तो ऐसी जो है सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं जिनमें वर्कफोर्स जो है 700, 800, 600, 500, इवन 1000 के प्लस भी है। 1000 के प्लस। मारुति में जैसा हमें कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले बताया गया था कि लगभग 35,000 तीन प्लांटों में 35,000 वर्कर काम करते हैं। हाँ जी। और जिसमें सिर्फ 5,000 के आसपास तीनों प्लांटों मिला करके परमानेंट हैं। क्या ये आंकड़ा सही है? हाँ, ये आंकड़ा सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मारुति कंपनी है, जो मदर कंपनी है जहाँ असेंबली होती है, उसका हाल आपने बताया, एकदम ठीक बताया। ये जो वेंडर कंपनी है मारुति की, 600 बेलसोनिका वेंडर है, SKH वेंडर है, ये ढेर सारी जो वेंडर कंपनियां हैं जिनमें 600 से लेके 1000 तक 1200 तक वर्कर काम कर रहे हैं। अब उनमें ये जो है परमानेंट वर्कर ही वर्कर है कंपनी का, जबकि कंपनी में कैजुअल वर्कर जो है काम कर रहे हैं, नीम काम कर रहे हैं, ट्रेनी काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो परमानेंट वर्कर काम कर रहे हैं। तो इस तादाद को अगर यूनियन की मेंबरशिप का राइट मिल जाएगा उनको, तो डबल ओवर टाइम जो कानूनी अधिकार हैं उनके, डबल ओवर टाइम का अधिकार ये उनको मिल जाएगा। उनको ये अधिकार मिल जाएगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो कंपनी है, वो जो कैंटीन की सुविधा जो प्रोवाइड करती है, ड्रेस की, वर्दी की, जूते की, ये सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। और रिट्रेंचमेंट करने के लिए जब वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकालता है और परमानेंट की यूनियन को बोलता है कि ये तो तुम्हारे वर्कर है नहीं, आप इनके लिए नहीं फाइट कर सकते हैं, यूनियन भी चुप रह जाती है। हाँ। और गुड़गांव में पिछले करीब 2017-18 में जो 7-8 प्लांट बंद हुए, उनमें क्या किया उन्होंने? इंडोरेंस कंपनी का प्लांट बंद हुआ, ओमैक्स बंद हुआ, रिको में अभी ये जो चल रहा है, रिको धारूहेड़ा में, उसमें हुआ क्या कि जो परमानेंट वर्कर है उनको 300 से कम, और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है वो 500-600 और है परमानेंट के अलावा। तो ये परमानेंट वर्कर को निकालने के, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकालने के बाद परमानेंट को रिट्रेंच जो है कर दिया। रिको में तो यही किया कि पहले 300 वर्कर थे, उनको घटाते घटाते 100 के आसपास ले आकर के फिर उनको रिट्रेंच करना। ये इनकी पॉलिसी है। अब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर यूनियन का मेंबर बन जाएगा, तब जो है यूनियन के पास
वो लेखा जोखा होगा कि हमारी कंपनी में 300 प्लस वर्कर है और कंपनी को कानूनी बाध्यता जो है रिटेंचमेंट करने के लिए लेनी पड़ेगी। वो ये यानी कानूनी कि श्रम कानून फैक्ट्री में लागू न हो, इसलिए परमानेंट वर्करों की यूनियन को 300 से कम दिखाना है और अधिक से अधिक कैजुअल, नीम, ट्रेनी, एफटीई इन सबों को उठा करके भर देना है। यही शायद कारण। ये कारण है। और दूसरा, एक मजदूरों ने अधिकार हासिल किया था सामूहिक बार्गेनिंग। सामूहिक बार्गेनिंग कौन करेगा? समूह जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वही तो सामूहिक बार्गेनिंग करेगा। और 300 से कम है वर्कर, उनको तुम रिटेंच करने का राइट रखते हो। अब तुम बिना कानूनी बाध्यता के उनको रिटेंच कर दोगे अगर वो अपने जो है अधिकार के लिए मुद्दा उठाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर अगर उनके मेंबर बन गए, तब सामूहिक जो बार्गेनिंग का है पावर यूनियन के पास एक्चुअल में यूनियन बन जाएगी, एक्चुअल में उसके पास सामूहिक बार्गेनिंग की पावर आ तो जाएगी। असल मामला ये है कि अगर यूनियन में कैजुअल वर्करों को जगह मिल जाती है, सदस्यता मिल जाती है, तो यूनियन मजबूत होगी एक तरीके से, हाँ, और वर्किंग क्लास का जो मजदूर का, उस फैक्ट्री का जो मजदूर है, वो एम्पावर होगा। ये है कुल मामला। तो हम जो दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये 2021 में, यानी कि पिछले साल इन लोगों ने ये दिया था, सदस्यता दी। अभी क्या मामला है कि अब जाकर के ये मैनेजमेंट और लेबर कोर्ट और ये मुद्दा उछल रहा है इतना? देखिए, लेबर कोड तो अभी लागू हुए नहीं, लेकिन कंपनियों ने उनको लागू करना शुरू कर दिया। बेल्स उनका मैनेजमेंट ने क्या किया, इनके जो वर्कर थे, लंबे समय से जो काम कर रहे थे, उन वर्करों में उनकी शैक्षिक अहर्ता को जो है मुद्दा बना के, वो शैक्षिक अहर्ता जब ठेकेदार ने जो है पता नहीं कितने कागजों पे इन पे साइन कराए, उनकी फाइलों में कौन कौन से कागज रख दिए, बताया कि तुम्हारी आईटीआई की ये जो है फर्जी है, तुम्हारा ये 10th का डॉक्यूमेंट फर्जी है, इस तरीके की कुछ चीजें करके कई एक वर्करों को नोटिस भेज दिया, ये आरोप पत्र दे दिया, घरेलू जांच करवाई। अब वो इनको ये जो 692 वर्कर है परमानेंट, इनको रिटेंच करते हुए इनको जो है 300 से कम लेके आना चाहती है। और ये लोग जो है चूंकि पहले दिन से कह चुके हैं कि लाल झंडा हमारी यूनियन का जो झंडा है वो सभी मजदूरों का है, तो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट सभी मजदूर एक हैं और ये हमारी यूनियन के सदस्य हैं। तो ये मुद्दा जो है वर्करों की तादाद को कम करना चाहते हैं और यूनियन अपनी जो है ताकत को बढ़ाना चाहती है। कोई भी यूनियन यही काम करेगी, अपनी तादाद को बढ़ाना चाहती है, तो ये बढ़ाना चाहते हैं और वो कम करना चाहते हैं। तो यानी कि जब परमानेंट वर्करों पर रिट्रेंचमेंट का तलवार लटक रही है, तो उनको अब यूनिटी की याद आ रही है कि माने क्या ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा सवाल हो सकता है कि जब परमानेंट वर्कर्स जो है यूनियन पे खतरा नहीं था तो कोई मामला नहीं था, अब जब खतरा आ गया है कि वो खुद ही छट करके या कम हो करके रिट्रेंच हो जाएंगे, तो अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, उनको लिया जाए, कैजुअल वर्करों को लिया जाए। देखिए, ये मैटर ये था कि जब 89 परमानेंट थे, तब इनको जब समझ में आएगा क्लास के तौर पे जो है वर्कर की यूनिटी बनानी है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट रहने की, तभी लोग जीत के अंदर गए। ये परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट की यूनिटी के जो महत्व है, इसको ये लोग अच्छे तरीके से जानते थे। आपको एक खास बात बता दूं, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की यूनिटी इतनी रणनीतिक जो है यूनिटी है, और ये इतना रणनीतिक डिवीजन जो है पूंजीपति ने कर रखा है मजदूरों के बीच, कि इसको लेके इन्होंने मारुति में जब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करने की डिमांड उठाई तो मारुति कांड करवा दिया। इतना बड़ा कांड करवा दिया क्योंकि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की यूनिटी नहीं बननी चाहिए। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की यूनिटी से ही 2005 का होंडा का आंदोलन जीता गया, 2011 का मारुति का आंदोलन लड़ा गया, और उसी को तोड़ने के लिए 2012 का कांड किया। बेलसोनिका यूनियन की भी एक खास बात ये रही है कि जब ये अपने यूनियन की लड़ाई लड़ी, तो शायद इसी यूनिटी के दम पर वो यूनियन खड़ी हो पाई, ऐसा दावा करते हैं यूनियन के लोग भी, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई। नहीं, यूनियन तो देखो, मैं ये बता चुका हूँ 2005 की होंडा की लड़ाई तभी लड़ी गई जब परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट एक नहीं, खासकर बेलसोनिका के संदर्भ में भी कहा जाए। हाँ, मारुति की भी लड़ी गई। मारुति वाले उसको, होंडा वाले तो भुलवा दिए गए कि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की और आप इसको आगे नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन मारुति वालों ने कहा कि नहीं, हम लड़ेंगे। और उन्होंने अपना जो है यूनियन का रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मांग पत्र में पहली मांग ही रख दी कि इनको परमानेंट किया जाए। बेलसोनिका वाले भी इसी बात को जानते थे, उन्होंने भी इस बात को रखा और इसको आगे बढ़ा के उनको यूनियन की मेंबरशिप देनी शुरू कर दी। शुरुआत में जब इन्होंने, मैनेजमेंट ने 2016 में जब इनसे लिखवाया था, तो यूनियन भी वर्कर ने यूनियन बनाई थी, उनको नहीं पता था कि कानूनी तौर पे क्या है क्या नहीं है, तब ये चीज हो गई। नहीं, तो संविधान बदला नहीं जा सकता। संविधान मैनेजमेंट ने उस समय बदलवाया कि आप ये क्लॉज खत्म कर दो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो है मेंबरशिप देंगे। अच्छा, 2016 में ये मैनेजमेंट ने उसमें संविधान बदलवाया हाँ, बदलवाया, और यूनियन ने बदला। यूनियन ने बदला।
क्योंकि उस समय यूनियन जो है इतनी मैच्योर नहीं थी, उसको कानूनी तौर पे चीजें पता नहीं थी। तो अभी यूनियन अपना संविधान बदल भी तो सकती है। यूनियन ने अपना संविधान बदल दिया। 2021 में यूनियन ने अपना संविधान बदल के ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मेंबरशिप देने का तय किया। तो फिर कैसे इसको चैलेंज कर सकता है ये मैनेजमेंट? ये वही मैं कह रहा हूँ कि लेबर डिपार्टमेंट ने, जब यूनियन ने अमेंडमेंट जो किया अपने संविधान में, जिसको पहले हटवाया था उसी को अमेंडमेंट किया, जिसको लेबर डिपार्टमेंट ने ओके किया। एनी वर्कर जो है, जो भी बेलसोनिका में काम कर रहा है, यूनियन का मेंबर बन सकता है। अब उसी को जो है लेबर डिपार्टमेंट जो है वो, माने लेबर डिपार्टमेंट जिस चीज की मंजूरी दे चुका है कि यूनियन में जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी किसी किस्म के वर्कर हैं उनको सदस्यता दी जाए, अब अपनी ही मंजूरी के खिलाफ जाकर के वो नोटिस भेज रहा है। हाँ, अपनी ही मंजूरी के खिलाफ जाके वो नोटिस भेज रहा है, ये इलीगल है। ये नोटिस इलीगल है। एक आखिरी सवाल हम जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से, माने 12-15 साल तो हो ही गए जब से मारुति आंदोलन शुरू हुआ, आप लोग प्रमुख चेहरों में से एक रहे और तमाम मजदूरों का संघर्ष आप लोगों ने देखा है, अपने आंखों से अनुभव किया है, उसमें शामिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ कागजी शेर दिखाई दे रहा है या इसमें कुछ दम है? आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए बेलसोनिका यूनियन के लिए और क्या आगे की अ, दिशा और दशा क्या हो सकती है? देखिए, पहले बात तो ये मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यूनियनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ऑटोमोबाइल यूनियनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि वो जो वेंडर कंपनियां हैं जिनमें रिट्रेंचमेंट कर दे रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मेंबर बन जाएगा। तो दूसरी बात, अब ये ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार हरियाणा ने नोटिस भेजा है, इनको इलीगल नोटिस भेजा है। इन लीगल नोटिस को ये लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वर्करों में भय पैदा करें, और भय पैदा करें कि तुम्हारी यूनियन जाएगी, और वर्करों में एक र्यूमर क्रिएट हो जाए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मेंबर बनाओगे, ये इलीगल है, तो जो है वर्कर जो है डर के उनको मेंबरशिप ना दे। अगर ये डर के मेंबरशिप ना दे, तब वो कहेगा, सपोज ये मेंबरशिप को अगर विड्रॉ कर ले, तो वो कहेगा कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, गलत तो किया ही था तुमने, अब हम तुम्हारी यूनियन को डीरजिस्टर्ड करते हैं। ये डीरजिस्टर्ड भी करना इलीगल ही होगा। माने दोनों दोनों ही हालत में दोनों ही हालत वो एक ही अपनी बात को दोहराएंगे। डरे हुए आदमी को तो हमेशा आदमी दौड़ाता है। इलीगल किया, इलीगल करने के बाद अगर उसने ऐसी कोई कार्रवाई की, फिर आप लेबर कोर्ट में जो है उसको चैलेंज करें। हमारा इनको सलाह ये है कि इस पूरे मैटर पे ये हाई कोर्ट की जो है राय ले। हाई कोर्ट जो भी कहे, भाई हाई कोर्ट भी बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी इस देश में बना हुआ है। ये लेबर डिपार्टमेंट और ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो है कोई भारत की जो है वो सर्वोच्च संस्था तो है नहीं, ये सर्वोच्च संस्थाएं हैं। नहीं, एक और सवाल बनता है कि जो कैजुअल वर्कर हैं वो क्यों नहीं कोर्ट में जाते हैं कि हमें सदस्यता चाहिए? हाँ, वही है कि हम जो है कोर्ट में जाके इस सवाल को कहेंगे कि ये जो लीगल इलीगल जो नोटिस दिया गया है, और जो वर्कर है जिसको मेंबरशिप दी गई है, भाई हमारी मेंबरशिप की वजह से इलीगल नोटिस दिया गया है, इस इलीगल नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, और बाकी जो है वर्करों के इसके इर्द गिर्द गोलबंद करें, जिसमें ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार जो चाहता है कि हम सब कुछ हैं, हम कुछ भी इलीगल करें, वर्कर तो कहीं जाता ही नहीं है, वर्कर के पास तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पास तो यूनियन ही नहीं है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ? परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट एक यूनियन में संगठित हो, कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट की यूनियन नहीं बनने दे रहे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की यूनियन कहाँ से बनने देंगे? एक यूनियन में संगठित हो, स्ट्रेटेजिक यूनिटी बन जाएगी। तो अब इसको जो है सवाल को इस कोर्ट के सामने, इस पूंजीवादी कोर्ट के सामने नंगा जो है रखा जाए कि भाई ये जो मौलिक अधिकार है संविधान के तहत, 26 जनवरी आ रही है, भी संवैधानिक अधिकारों की बहुत चर्चाएं होंगी, ये जो मौलिक अधिकार है संगठन बनाने का, यूनियन बनाने का, संगठित होने का, हमारे इस अधिकार पे हमला है। कोर्ट बोल दे, सरेआम बोल दे कि हाँ भैया आपका अधिकार नहीं है, सामूहिक बार्गेनिंग आपका अधिकार नहीं है। ये जो है फिर तमाशा जो बना के रखा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये इतने नंगे तौर पे ये कह पाएंगे कि मैंने अभी अभी भी जो संविधान है उसको तो एक चीज तो संविधान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात ये है कि ये कानून बनाए कब थे। नहीं, कानून पे अगर कभी अगर कोई निर्णय लेना होगा तो संविधान को तो संदर्भ में रखना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है कि वर्कर के मौके पे ये किसको रखेंगे, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि ये कानून जब बनाए गए थे, जब मजदूरों ने ये कहा था कि हमें अपना राज चाहिए, संविधान 1950 में बना, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1947 में बना, फैक्ट एक्ट 1948 में बना, ढेर सारे कानून तो संविधान बनने से पहले दे दिए इन्होंने। क्यों दिए? वो चाहते हैं कि वर्करों का, इतने वर्कर जो मेजॉरिटी जो है भारतीय समाज का है, वो कानून से भरोसा उठ जाए। ये भारत सरकार कैसे चाहेगी? भारत का पूंजीपति क्यों चाहेगा?
तो खैर हम बात को थोड़ा सा अब कंक्लूड करते हैं। एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि अगर ये मामला सेटल होता है या ये मामला उछलता है और कोर्ट तक जाता है, तो इसकी पूरी संभावना है कि दो तीन चीजें तय हो जाएंगी। पहली चीज तो ये तय हो जाएगी, मैं सवाल ही कर रहा हूं आपसे, पहली चीज तो ये तय हो जाएगी कि फैक्ट्री में कौन वर्कर है और कौन नहीं है। क्योंकि मामला तो यही है ना कि जो काम कर रहा है और उसी शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, परमानेंट मजदूर के हैसियत के तौर पर वो वहां पे काम कर रहा है, वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन वो वर्कर है कि नहीं, ये भी डिसाइड हो जाएगा इस चीज से। और एक चीज और तय हो जाएगी कि यूनियन में जो फूट पड़ती है तमाम तमाम वर्करों की श्रेणियों की वजह से, वो 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 जो रेखा है, वो जो विभाजन है वो खत्म हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे इंडस्ट्रियल इलाके में जो बड़ी बड़ी यूनियनें हैं, उन पर भी एक किस्म का उनके लिए एक नजीर बन जाएगा ये मामला। देखो, ये नज़ीर तो बन ही जाएगा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी जो मैं इस मैटर को जो इंट्रोड्यूस किया है बेलसोनिका में, वो मूल काम जो है यूनियन को जो है वो डीरजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। और कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास, हमें जाना पड़ेगा। सड़क पे भी संघर्ष हम इसको लेके करेंगे, पूरे वर्कर्स को मोबिलाइज करेंगे, तरह तरह के उसके लिए योजनाएं बनाएंगे। मुख्य सवाल ये है कि जो वो रिट्रेंच करना चाहते हैं वर्करों का, फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पे, किसी भी नाम पे, छुट्टियों के नाम पे, तरह तरह से, उस रिट्रेंचमेंट से वर्कर का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक सिगूफा है उनकी तरफ से कि यूनियन डिरजिस्टर्ड हम कर देंगे, और यूनियन डिरजिस्टर्ड कर देंगे तो वर्करों में हड़बड़ी मचे, आपस में फूट पड़े, और इस तरीके से वो अपनी जो है वर्करों में फूट डालने की उनकी यूनिटी को विखंडित करने में सफल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक ऐसा नज़ीर पेश करने वाला ये मुद्दा है जो आने वाले समय में पूरे इंडस्ट्रियल इलाके में एक हलचल पैदा करेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ये चूंकि कानूनी विश्लेषण में और बहस और उसमें अगर चला गया, अदालत में अगर ये मामला चला जाता है, तो इस पर जो रूलिंग आएगी वो भी एक बहुत ही उस तरह की रूलिंग होगी कि जो नज़ीर होगी पूरे देश भर के लिए और पूरे ऑटो सेक्टर के लिए, यहाँ से लेकर के चेन्नई का जो पूरा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसके लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर साबित हो सकती है। ये अभी मैनेजमेंट ये सोचा है कि वर्करों में र्यूमर क्रिएट कर दिया, भय पैदा कर दिया। हम ये बता रहे हैं कि 2016 में से पहले भी उन्होंने ऐसे ही र्यूमर क्रिएट करते हुए वर्करों में डिवीजन किए थे। वर्कर वर्कर है, वो भ्रम में हो सकता है, इनके द्वारा मैनेजमेंट द्वारा फैलाई गई अफवाहों में आ सकता है, लेकिन वो अपने क्लास को नहीं भूलेगा। वो वर्कर के तौर पे यूनिटी बना के अपनी बनाए रखेगा और मैनेजमेंट को मुंहतोड़ जवाब देगा, लेबर डिपार्टमेंट की जो है गैर कानूनी गतिविधियों को मुंहतोड़ जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी के साथ। नमस्कार।